नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मध्यकालीन भारत जहाँ से शुरू होता है हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और इससे भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि मध्यकालीन भारत में कब से मुस्लिम शासक आया और इसका आक्रमण शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ अच्छे से बताया गया है जो कि मैंने फेयर बनाया था, उसमें से ये पूरा चीज़ अच्छे से मैंने बताया है और उसको इतना सब कुछ करके यहाँ पे लाया है। तो आप लोग देखिए ध्यान से। और दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा अच्छा जो मुझे लगा वो सब कुछ है, वो सारा है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके दृष्टि से ये और भी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो है, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण वो आपको कब हुआ था? तो वो आपको 712 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, हम ऐसे इसीलिए बोल रहे हैं कि किसने किया था, कब किया था, ताकि ये क्वेश्चन की तरह हो गया और उसका आंसर आप लोगों के दिमाग में आएगा, इसीलिए। तो कब किया था? 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, यानी उसके नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था। इससे पहले भी हुआ था जो कि सफल नहीं रहा। तो उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दोस्तों, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध पर किसका राज था? तो दाहिर का शासन था। यह जो अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलता है। यह जो दोस्तों सिंध विजय है वो हमें फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलता है। यहाँ सब कुछ अरबी में होता है लेकिन ये जो ग्रंथ लिखा गया है चचनामा, उसी में सिंध विजय का वर्णन बताया गया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। गजनी वंश। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी था। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भीमदेव के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण मात्र लूटपाट करना था। दोस्तों, यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि महमूद गजनी जो थे वो भारत पर किस तरह से दृष्टि बनाए हुए थे। तो दोस्तों, इसका दृष्टि भारत पर शासन करना नहीं था अपितु लूटपाट करना था। तो ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसका भारत पर उद्देश्य था शासन करना, लूटने के साथ साथ शासन करना। लेकिन महमूद गजनबी जो थे इसका यहाँ पर इसका क्या था? तो मात्र लूटपाट ही इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि वो काबुल के तरफ और अधिक विस्तृत राज्य अपना बना सके। तो ये दोस्तों किसके समय में सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो भीमदेव के शासन काल में इसने 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। ये दोस्तों ये जो दो उपाधियां हैं वो बगदाद के खलीफा जो थे अल कादिर बिल्लाह, उसने महमूद गजनवी को दो उपाधि प्रदान की। दोस्तों ये बिल्लाह है तो बिल्लाह से आप लोग दौला और मिल्लाह याद रखिएगा। ये दो उपाधि बिल्लाह ने दिया। बिल्लाह कौन था? तो बगदाद के खलीफा, उसने दो उपाधियां दी, यमीन उद दौला और आमीन उल मिल्ला। तो बिल्ला ने दिया दौला और मिल्ला, ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद महमूद शिक्षित एवं सुसभ्य था। महमूद गजनवी जो थे वो शिक्षित एवं सुसभ्य थे। उसने अपने समय के सबसे महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार जो था वो दोस्तों उत्बी था।
उसने किताब अल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था, तो उसका इतिहासकार हो जाएगा उत्बी। उसने 2 ग्रंथ की रचना की थी, किताब अल यामिनी और तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। उस समय दोस्तों शाहनामा जो था उसका लेखक था फिरदौसी। फिरदौसी जो कि महमूद गजनवी के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। महमूद गजनवी का कवि कौन था? तो फिरदौसी था, जिसने शाहनामा लिखा है। दोस्तों, इसने एक और किताब लिखा है, तारीख ए फिरदौसी। फिरदौसी फिरदौसी लिखा, ऐसे ही आपको याद रहेगा। तो महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलबरूनी जो है वह 11वीं सदी में भारत आया था। उसको किसने भेजा था? तो महमूद गजनवी ने भेजा था, या महमूद गजनी है। उसकी पुस्तक किताब अल हिंद, अलबरूनी का जो पुस्तक है किताब अल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अलबरूनी की जो किताब है उससे हमें उस समय की भारत की, यानी 11वीं सदी की जो भारत की स्थिति थी, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद है दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। दोस्तों, तहकीक ए हिंद है, इसको हम तहकीकात ए हिंद भी कहते हैं। इसकी रचना अलबरूनी ने की थी। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखे हुए थे। ये आपसे दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि महमूद गजनी जो थे वो एक मुद्रा लेख में चांदी के सिक्के का प्रयोग किए थे, जिसमें एक तरफ से था संस्कृत में लिखा हुआ और दूसरे तरफ से अरबी भाषा में लिखा हुआ था। वो सिक्का किसने जाहिर किया? तो वो सिक्का महमूद गजनी ने जाहिर किया। महमूद गौरी के अभियान, उसके बाद दोस्तों शुरू हो जाता है गौरी का इतिहास काल। मतलब लगभग 150 साल लगते हैं, उसके बाद फिर शुरू होते हैं महमूद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। क्यों? कि गौरी भारत में लूटपाट ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत पर शासन करना चाहता था। ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि महमूद गौरी जो थे, गौरी भारत पर मतलब लूटपाट के साथ साथ शासन भी करना चाहता था। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था, जो कि ये सफल रहा। इसकी भारत में पहली पराजय 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के समय मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट हुआ था, उसमें इसको हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। ये दोस्तों मोहम्मद गौरी का प्रथम हार था। कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी की पहली पराजय 1178 ईस्वी में हुआ था। किसने इसको पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ के नेतृत्व में इसे आबू पर्वत के निकट पराजित कर दिया था। और दोस्तों मोहम्मद गौरी का द्वितीय जो हार है वो हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ। चलिए दोस्तों आप आगे देखते हैं। आगे है, इसने यानी मोहम्मद गौरी ने पंजाब विलय के साथ ही पृथ्वीराज तृतीया, दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीया का शासन था। तो पृथ्वीराज तृतीया से जो कि दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीया दिल्ली के शासक थे, उससे भटिंडा के निकट तराइन के गांव में युद्ध लड़ा और 1191 ईस्वी में पराजित हुआ। तो मोहम्मद गौरी जो थे वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए या पृथ्वीराज तृतीया से पराजित हुए। फिर गौरी ने पराजय की परवाह किए बिना 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में विजय भी प्राप्त कर ली। ये दोस्तों मोहम्मद गौरी का मतलब विजय था, जो कि बहुत ही निर्णायक विजय साबित हुआ और दिल्ली पर यहीं से स्थापित कर लिया इन्होंने। तो युद्ध विजय के बाद तुर्को राज्य की स्थापना को निश्चित कर दिया गया, यानी ये निर्णायक युद्ध हो गया कि अब तुर्क राज ही दिल्ली पर शासन करेगा, क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसे अंधा कर दिया था।
इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जब इसने इसको हरा दिया तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहीं हुई। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया। ये भी दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया, तो चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा गहरवाल को गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया। गहरवाल राजा जयचंद को दोस्तों पराजित किया। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अरे यार, उसके बाद है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति बनी होती थी, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी और दूसरे तरफ कलमा अरबों में अरबी भाषा में खुदा हुआ था। कलमा भी दूसरे तरफ होता था और एक तरफ लक्ष्मी जी जो थी उसकी आकृति बनी होती थी। तो गौरी के विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गया। वैसे एकता प्रथा को किसने स्थापित किया, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। लेकिन गौरी के विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गया। इल्तुतमिश जो था वो पूरे भारत में किया था। उसके बाद शुरू हुआ गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं। ये दोस्तों 1206 से 1290 तक चला। प्रारंभिक तुर्क यही लोग थे। तो भारत में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गौरी के गुलाम थे, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। उसे दोस्तों बचपन में देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन कैसे मतलब बदलता है। तो बचपन में उसे निशापुर के काजी फरुखदीन अब्दुल अजीज कूफी ने दास के रूप में इसे खरीदा था। पहले दास तो बिकता था, आदमी बिकता था, तो इसे दास के रूप में खरीद लिया गया था। किसने दोस्तों पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो काजी फरुखदीन अब्दुल अजीज कूफी। अब्दुल अजीज कूफी ऐसे ही याद रखिएगा। फिर गजनी लाया गया। फिर जब ये अजीज कूफी जो था उसे गजनी लाया, उसे गौरी ने खरीद लिया। फिर इसे कौन खरीद लिया, मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। फिर ऐबक की जो राजधानी थी उसने कभी भी सुल्तान की लाहौर थी, राजधानी लाहौर थी, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसने कभी भी दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान को सुरीले आवाज़ों में सुनाया, तो इसका नाम ही पड़ गया था कुरान खां। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुरान खां इसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वह कुरान का पाठन किया करते थे। तो उसने मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। इसने कभी भी अपने आप को मतलब सुल्तान नहीं कहा। उसने मलिक और सिपह सलार की पदवियों को ही संतुष्ट, उसी में वो संतुष्ट रह गया कि ये दो पदवी है वही ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी दोस्तों ये देख लीजिए, मोहम्मद गौरी जो है उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। मतलब दोस्तों ये बताया गया है कि ये जो था इसको दोस्तों मतलब मुक्ति कब मिला दास्ता से, तो 1208 ईस्वी में इसको ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिला। जो किसने किया, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास्ता से मुक्ति कर दिया। तो ऐबक अपनी उदारता के कारण इतना अधिक दान करता था कि उसे लोग लाख बख्श कहते थे, यानी लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद दिल्ली में कुतुब अल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मस्जिद जो था वो दिल्ली में कुतुब अल इस्लाम बनाया गया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये दोस्तों बनाया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और ये 1 मंजिल भी बनाया था। तो प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, यानी इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिल तक बनवाया था। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक वंश आया, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। तो जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल
की मरम्मत के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने उसके 4थी मंजिल का मरम्मत के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान 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 जो थे वो उस समय खेला करते थे, तो चौगान खेलने से कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी। तो दोस्तों 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ये दोस्तों याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। वो दोस्तों इसीलिए वास्तविक सुल्तान था क्योंकि इन्होंने इधर भी ध्यान दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इल्तुतमिश हर जगह ध्यान दिया, अपने राज्य को भी विस्तृत किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो केवल उत्तर भारत में थे और पश्चिम भारत में थे, उन्होंने लाहौर पर ही ध्यान दिया था, तो इसीलिए तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी क्षेत्र विजित करने के कारण। दोस्तों खलीफा जो थे, तुर्की के खलीफा, उसने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी क्षेत्र विजित करने के कारण। तो इल्तुतमिश इलबड़ी जनजाति के तुर्क थे। इल्तुतमिश जो थे वो इलबड़ी जनजाति के तुर्क थे। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। तो हो जाएगा बदायूं का गवर्नर थे। और 1205 ईस्वी से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियानों में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ थे और इससे प्रभावित होकर गौरी ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। ये दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था 1208 ईस्वी में। उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो गयासुद्दीन महमूद थे, वही उसको दास्ता से मुक्त किए थे। और इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था कौन। तो मोहम्मद गौरी। क्यों किया था। तो दोस्तों ये खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए उसमें उसका साथ दिया था, तो इसने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इसका अर्थ यह है कि इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। ये दोस्तों पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि चंगेज खां का समकालीन कौन था। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही भारत में ही इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का जो प्रचलन था वो इल्तुतमिश ने ही किया था। ये श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। इल्तुतमिश ने ही दोस्तों महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीतल आरंभ किया था। कभी कभी दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने में खरीदा था। तो दोस्तों 1 लाख जीतल में खरीदा था, ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल देकर खरीदा था। फिर 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान हुआ और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज बन गया। तो कब इसने खलीफा से प्राप्त की, अपनी सत्ता प्राप्त की। तो 1229 ईस्वी में वहाँ से उसका वैध मतलब वैध राज बन गया और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज बन गया। फिर डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है। इनका दोस्तों कहना सही भी था, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो मतलब सभी आते थे और जाते थे, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया और यहाँ पर इन्होंने जगह भी छेके, जिसके कारण उसे बगदाद के जो खलीफा जो थे उन्हें मतलब उपाधि भी दी हुई थी
ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक थे, इसीलिए इसने संप्रभुता का शुरुआत किया है। संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों कि नियम होना चाहिए, एक देश में नियम होना चाहिए और देश उस नियम पर जो चलता है उसे संप्रभुता कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसके जो पुत्री थी रजिया बेगम, उसका काल शुरू होता है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत, इसका मतलब होता है सत्ता से हटाने वाले, करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, उसे सत्ता से हटाया था। उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। इसने दोस्तों अपने पावर को अपने ही हाथों में रखना चाहा, मतलब केंद्र में रहेगा, बंटवारा नहीं होगा, जिस कारण इसका मतलब विरोध करके इसको हटाया गया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण संप्रभुत्व राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया था। किसने? तो रजिया सुल्तान ने। ये दोस्तों बहुत ही योग्य शासिका थी, इसीलिए इसने ऐसा किया। और ये रजिया बेगम जो थी वो प्रथम महिला मुस्लिम थी जिन्होंने मुसलमान के रीति रिवाजों को तोड़ा था। उसके बाद फिर बलबन की बात आती है। तो बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। मंगोलों ने बलबन को पकड़ लिया, फिर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां 1233 ईस्वी में उसे इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात खरीद लिया था। कई बार ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इल्तुतमिश ने बलबन को कब खरीदा। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा। जब उन्होंने ग्वालियर जीत लिया तो उन्होंने 1233 ईस्वी में बलबन को खरीद लिया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे खासदार का पद दिया। ये दोस्तों उसका दास बन गया इल्तुतमिश का बलबन, और इल्तुतमिश जो थे वो उसकी योग्यता को देख करके प्रभावित हुए और उसने उसे खासदार का पद दे दिया। फिर रजिया के काल में, रजिया जब सिंहासन पर बैठी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसका शासन रहा है रजिया सुल्तान का। तो रजिया के शासन के बाद वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया, अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया था। और फिर बहराम शाह के सुल्तान बने, जो बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आकुर का पद मिला, अमीर ए आकुर का पद मिला। बलबन दोस्तों आगे बढ़ते ही जाता है, आगे बढ़ते ही जाता है। उसके बाद ये दोस्तों खुद सत्ता संभालने लगता है अपनी पुत्री का शादी करके। तो फिर आकुर का पद दिया। उसके बाद 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि दी। तो दोस्तों बलबन को कौन से नाम से जाना जाता है? तो एक उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है बलबन को। और ये उपाधि इसको किसने दी और क्यों दी? तो ये उपाधि दोस्तों इसको नसीरुद्दीन ने दिया। और क्यों दिया? तो उसने अपनी पुत्र हुजैदा का विवाह उससे कर दिया था, इसलिए नासिरुद्दीन ने उसे उलुग खां की उपाधि दी। और नाइब ए ममलिकात पद दिया गया, नाइब ए ममलिकात पद दिया गया दोस्तों। ये दोस्तों सबसे बड़ा पद होता था उस समय में। और इस पद का सृजन किसने किया था? तो दोस्तों इस पद का सृजन किया था वही बहराम शाह। और इस पर प्रथम व्यक्ति कौन बैठे थे? तो एवतगीन जो था वो इसका प्रथम व्यक्ति था जो इस गद्दी पर बैठा था, नाइब ए ममलिकात। उसके बाद बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली के पद पर आसीन हुआ। बलबन खुद दिल्ली के पद पर आसीन हो गया कब? 1266 ईस्वी में। और ये सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली इस दिल्ली सल्तनत में मतलब रहे थे ममलूक वंश के अनुसार। तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसकी दो विशेषताएं थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये दोस्तों भगवान के बाद राजा को ही मानते थे, यानी भगवान के बाद मैं हूँ, ऐसा वो कहते थे। तो बलबन इल्तुतमिश की तरह इल्बरी तुर्क था। बलबन और इल्तुतमिश दोनों इल्बरी तुर्क थे। उसके अनुसार राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी यहाँ पर पृथ्वी पर राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है, ऐसा वो कहते थे। कौन? तो बलबन।
जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। वो ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा एवं पैबोस की रीतियां आरंभ की। कई बार दोस्तों ये पूछ लिया जाएगा कि सिजदा और पैबोस की रीतियां जो है वो किसने आरंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन ने आरंभ किया। सिजदा का अर्थ होता है कि आप उसके पैर पर लेट करके उसके पैर को चूमिए, इसका मतलब होता है सिजदा और पैबोस। भूमि पर लेट करके अभिवादन करना। उसके बाद दोस्तों उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी ही शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि नवरोज जो त्यौहार है उसको किसने सबसे पहली बार मनाया। तो नवरोज जो त्यौहार है उसको बलबन ने मनाने की प्रथा शुरू की। मुगलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। दीवान-ए-अर्ज का अर्थ होता है दोस्तों सैन्य विभाग। जो किसने इसकी स्थापना की, तो बलबन ने। और क्यों की स्थापना, तो मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। मुगलों तो दोस्तों इसके बाद आता है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल ही आते हैं। लास्ट में किसको मार करके, तो इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर उसको मारता है और उसके बाद मुगलों का शासन शुरू होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे जितने भी और 4 वंश बच चुके हैं। खिलजी वंश आया, उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन है, तो कैकाबाद है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि गुलाम या ममलूक वंश का अंतिम शासक कैकाबाद है। कैकाबाद है, अंतिम शासक था। कभी कभी किताब में कैमूर्स भी रहता है, लेकिन ये दोस्तों आंसर गलत हो जाएगा। कैमूर्स नहीं होगा, इसीलिए ये जो था कैकाबाद वो बलबन का पोता था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। बलबन का पोता था, इसलिए इसी को माना जाता है। ये दोस्तों 3 साल का बच्चा था, तो इसको क्या माना जाएगा, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। तो अगर दोनों आंसर रहे किताब में तो आप कैकाबाद लगाइएगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग दोस्तों वीडियो को देखिए, थोड़ा भूल चूक हुई है हमसे, मतलब ज़रा अच्छे से पेन चल नहीं पाता है, तो कुछ भी लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आगे हम इसकी सुधार करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अगर यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा और इससे जो संबंधित जो भी MCQ होंगे वो भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत पूरा ख़त्म होगा, जो कल के वीडियो में पूरे ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इस पर एक और वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें MCQ रहेगा। लगभग दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसके अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ बताए गए रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।